मैथडोलॉजी की क्लास में हम रिसर्च को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च पार्ट 3 पढ़ रहे हैं हम। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रिसर्च डिज़ाइन का एक करने की कुछ विषय वस्तु होती है, कुछ हमें सब्जेक्ट मैटर उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। टाइटल ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट है या नेचर ऑफ स्टडी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी है, स्कोप ऑफ स्टडी है, सर्वे ऑफ लिटरेचर है। आपको उसके साथ साथ क्या वेरिएबल्स आप ले रहे हो, हाइपोथेसिस है आपकी, आपका पीरियड ऑफ रिसर्च क्या रहेगा, ये सभी चीज़ें करनी होती है। मैंने आपको ये भी कहा था कि जो रिसर्चर है, शोधार्थी जो है, उसको पीएचडी जब वो करना चाहता है, रिसर्च अगर वो करना चाहता है, तो उसको रिसर्च जो है प्रॉब्लम और जो है रिसर्च की जो समस्या है उसके बारे में उसको एक प्रीफेस तैयार करके प्रस्तावना देनी होती है। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जो ये प्रस्तावना होती है रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में, समस्या के बारे में, वो कैसे बनाई जाती है और उसके साथ उसे और कौन कौन से कार्य करने होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको जो है ये आपकी जो स्क्रीन पे आपको एक मटेरियल मैनेजमेंट इन सेलेक्टेड पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडिया टॉपिक है, जिसके तहत हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ेंगे। ये आपकी बुक में ही एग्जाम्पल दे रखा है जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ। इसके अंदर ये है कि रिसर्च प्रॉब्लम कैसे निकाली जाती है। तो हम देखेंगे मटेरियल मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी भी बिजनेस के अंदर या सर्विस के अंदर कैरी करता है, ठीक है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। अब इसके अंदर अगर हम ये बात करें कि हमें जो कंपनी है वो हमेशा ये चाहेगी कि मटेरियल मैनेजमेंट प्रॉपर हो और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया जाना चाहिए। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर मटेरियल मैनेजमेंट अच्छा होगा तो नो डाउट कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ेगा और जो कंपनी के जो लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट नहीं है और वो बहुत कम ध्यान देता है इसके ऊपर, तो अब इसके अंदर हम इसको प्रॉब्लम लेकर आगे चल सकते हैं। तो एक शोधार्थी था, उसने ये देखा कि पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर जो लो अर्निंग प्रॉफिट पब्लिक एंटरप्राइज है या जो कि नुकसान में चल रही है या जिसका हाई मटेरियल कॉस्ट आ रही है, ठीक है, उसके लिए क्या है कि उसने इसको प्रॉब्लम लेके उसने दिमाग में चला और उसने रिसर्च वर्क जो था उसका था कि टू स्टडी द एग्जिस्टिंग मटेरियल मैनेजमेंट प्रोसीजर। जो मटेरियल मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है वो उसको लेकर चलना चाहता है कि मटेरियल मैनेजमेंट प्रोसीजर कैसे कंपनी में किया जाता है और कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से जो इम्प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट हो रहा है या जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हाई नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है स्कोप ऑफ स्टडी। अब इसके अंदर ये जो शोधार्थी है वो क्या क्या स्कोप में उसने कौन कौन सी पब्लिक एंटरप्राइजेज ली है, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स है या उसने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा ली है, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग माइल्स को उसने इंक्लूड करा है। तो 6-7 स्क्रीन पे कंपनीज है जिसका मटीरियल हैंडलिंग जो प्रोसीजर है या मटीरियल मैनेजमेंट प्रोसीजर ये स्टूडेंट पढ़ेगा। उसके बाद उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका पीरियड क्या रहेगा, वो क्वार्टर वाइज रहेगा या हाफ ईयरली रहेगा जिसके दौरान ये कार्य करेगा, या ईयरली रहेगा। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। हर एक प्रॉब्लम की जब हम रिसर्च करते हैं उस रिसर्च को करने के कुछ उद्देश्य होते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या है, क्या उद्देश्य लेकर वो डिसाइड करेगा मुझे क्या करना है। तो रिडक्शन इन मटेरियल कॉस्ट बाय सिस्टमेटिक यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स कैसे किया जाएगा, मेंटेनेंस हाई टर्नओवर कैसे बढ़ाया जाए या उसको मेंटेन करा जाए, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोसेशन, maintain continuity of productive operation by ensuring uniform flow of material, maintain quality of purchase and saving foreign exchange from economic use of foreign प्रोसीजर्स एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस। ये तो 6-7 है स्टडी है जो टॉपिक से रिलेट करके वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस टू बी आस्क, क्या क्या वो क्वेश्चनर के अंदर इंक्लूड करेगा, ठीक है, उसको वो इन्फॉर्मेशन कैसे इंक्लूड करेगा, कैसे वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा क्वेश्चंस के माध्यम से। वेदर द एंटरप्राइज अंडरटेक स्टडी हैव बीन प्लान देयर मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल, क्या जो कंपनी है वो उसने अपना मटेरियल मैनेजमेंट को उसने प्लान कर रखा है। इज देयर एनी सेपरेट डिपार्टमेंट है या नहीं है। इज देयर एनी परचेज कमेटी, अगर है वहाँ पर whether purchase are made on centralized or decentralized basis.
उसके बाद और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि वो इस रिसर्च को करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूछता है इन जो भी कंपनी जिसने सेलेक्ट करी है या उनके क्वेश्चन फाइंड करता है। फिर उसके माध्यम से ये हाइपोथेसिस डिसाइड करता है। हाइपोथेसिस होती है परिकल्पना। तो अब हाइपोथेसिस जो है वो जो कंपनी के लिए वो डिसाइड करेगा, उसके अंदर क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेट कर सकता है वो उसको, इफेक्टिवनेस ऑफ मटेरियल क्या डिपेंड करता है कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन पे, इस तरीके की हाइपोथेसिस वो बना सकता है, जिसके माध्यम से वो पता कर सकता है कि कंपनी का मटेरियल मैनेजमेंट क्या प्रॉफिटेबिलिटी को फ़र्क करता है या नहीं करता है, प्रोडक्टिविटी को फ़र्क करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी। वो अब किस माध्यम से वो डेटा इकट्ठा करेगा, तो जो क्वेश्चनर के माध्यम से कर सकता है, प्रश्नावली जिसको हम बोलते हैं, इंटरव्यू ले सकता है, ऑन द स्पॉट स्टडी कर सकता है, या डेस्क वर्क टेक्निक को वो कर सकता है, जिसके माध्यम से वो इससे रिलेटेड या जो इंडस्ट्री की जर्नल निकल रही है ऑफिशियल, उनकी अगर कोई मैगजीन निकल रही है, या जो रजिस्टर कंपनी मेंटेन करती है स्टॉक इनवर्ड के लिए या आउटवर्ड के लिए, या मटेरियल इनवर्ड या आउटवर्ड के लिए, या लिटरेचर अगर कोई भी इससे रिलेटेड अवेलेबल है, तो ये इसकी मैथडोलॉजी रहती है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस क्या है स्टडी की। तो इम्पोर्टेंस क्या करी जाती है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इस स्टडी से क्या पता चलेगा। इस स्टडी से ये पता चलेगा कि कंपनी को अपनी मटेरियल कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करी जाए, और उसके वजह से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसे बढ़ेगी। फिर हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज। कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज के अंदर हम देखते हैं द स्टडी विल प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द अदर एंटरप्रेन्योर्स। अब इसका क्या फ़ायदा होगा इस रिसर्च को करने का, कि ये जो है ये रिसर्च दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को भी गाइडलाइन देगी कि उनको मटेरियल मैनेजमेंट, इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। फिर उसके बाद लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। हर एक जो रिसर्च या शोध होती है उसकी कोई लिमिटेशंस होती है, उसकी कोई हम सीमा होती है। तो एफर्ट्स विल बी मेड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, और उसके साथ साथ मैं अपनी जो थीसिस बनाऊँगा उसके अंदर चैप्टर्स होंगे। Since collection of primary data is difficult task, hence most of the study will be based on secondary data. तो अब ये व्यक्ति ये कह रहा है कि प्राइमरी डेटा मेरे लिए कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो मेरा जो ज़्यादातर कार्य होगा, जो मेरी ज़्यादातर रिसर्च होगी, जो स्टडी होगी, वो किस पे होगी, सेकेंडरी डेटा के ऊपर। तो आज बच्चों, आज की जो क्लास के अंदर मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल बताया कि रिसर्च प्रॉब्लम कैसे बनाई जाती है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी क्या होते हैं, स्कोप ऑफ स्टडी क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, हाइपोथेसिस क्या होती है, मैथडोलॉजी क्या होती है, उसके साथ साथ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी या कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज एंड लिमिटेशन ऑफ स्टडी क्या होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अब आपको आज की क्लास के अंदर जो असाइनमेंट करना है, आपके पास स्मार्टफोन है, आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे क्वेश्चनियर क्या होता है, ठीक है, प्रश्नावली क्या होती है। क्वेश्चनियर के बाद आप उसको ये देखेंगे कि वो कैसे बनाई जाती है, तो आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी जब कोई भी रिसर्चर रिसर्च करता है, अगर वो प्राइमरी डेटा के थ्रू करना चाहता है तो वो क्या बनाता है, क्वेश्चनियर बनाता है, जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों से, वो रिक्वेस्ट करता है कि आप इसे फिल करें और आप मुझे फिल करके दें, जिसके आधार पर वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करता है और एक कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करता है। तो आपको आज सिर्फ ये प्रैक्टिकल चीज़ करनी है कि आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के अंदर फॉर 5 मिनट्स ओनली आपको ये सर्च करना है कि क्वेश्चनियर किसे कहते हैं, क्वेश्चनियर कैसे बनाया जाता है। ये आज का आपका टास्क है। थैंक यू सो मच।